Hello guys, welcome to my YouTube channel Read for Feed. So today we will discuss about resources. So let's just start. Let's just start. So what are resources? A resource, there I put here four different definition. So let's read first definition. A resource is something that can be used for a purpose. रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ है जो किसी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. किसी भी चीज़ का कोई पर्पस होता है, मतलब जब तक कोई पर्पस नहीं होता है किसी भी चीज़ का, जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे वेस्ट समझते हैं. तो रिसोर्स वही है जिसका कुछ पर्पस है, जिसको यूज़ करने का कुछ पर्पस है. एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स. किसी भी चीज़ की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या या किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है. जब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की कोई भी यूजेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी वेस्ट बॉटल, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स या वेस्ट प्लास्टिक पॉलीथीन्स, इनका आज से पहले कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं था, इनकी कोई भी यूटिलिटी नहीं थी, तो इनको एक रिसोर्स नहीं माना जाता था, वेस्टेज गार्बेज माना जाता था. बट अब इनसे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, तो ये हमारी इससे यूटिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़ रही है. तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे रिसोर्स बन गए. जो वेस्टेज बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो वेस्टेज प्लास्टिक पॉलीथिन्स हैं, इनसे हमारे ये अब हमारे रिसोर्स बन गए हैं. क्यों? क्योंकि इनकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़ गई है. नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती हो, वो रिसोर्स होती है. A resource is a source or supply from which a benefit is produced and that had some utility. तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है, या रिसोर्स इज अ सप्लाई फॉर व्हाट, सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस. किसी भी ऐसी चीज़ की सप्लाई या कोई भी ऐसा सोर्स जिससे हमारा बेनिफिट प्रोड्यूस होता हो, जिसमें कुछ यूटिलिटी हो, तो वही रिसोर्स है. जब तक किसी भी चीज़ से बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर उससे कोई हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, उससे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, ना तो वो किसी यूज़ में आ रही है, ना उससे कुछ बेनिफिट क्रिएट हो रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं है, दैट इज़ वेस्ट. जब किसी चीज़ उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो वेस्ट होगा. तो रिसोर्स वही चीज़ है, रिसोर्स हम उसी को बोलते हैं जिससे कुछ बेनिफिट प्रोड्यूस होता है एंड जिसमें कुछ यूटिलिटी होती है, एंड दैट हैड सम यूटिलिटी मीन सम सेटिस्फैक्शन. तो वही चीज़ रिसोर्स होती है. और ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नॉट जनरली हम देखते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है, विदाउट एनी बेनिफिट हम कुछ करते ही नहीं है. हम ना तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते, विदाउट एनी बेनिफिट हम कुछ भी नहीं करते. जब तक किसी भी चीज़ में इतना सा भी बेनिफिट नहीं होता, हम कुछ नहीं करते. सो वॉट नाउ, अभी हम पढ़ रहे हैं इतना यूटिलिटी दैट एट सम यूटिलिटी, रिसोर्स दैट एट सम यूटिलिटी. अब हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी होता क्या है. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ term that refers to a total satisfaction from consuming a goods or service or source. यूटिलिटी एक ऐसा टर्म है जो क्या शो करता है, सेटिस्फैक्शन शो करता है, टोटल सेटिस्फैक्शन. जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, किसी भी सर्विस या कुछ भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम कहते हैं हमारी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा है उस चीज़ की. तो हमारा सेटिस्फैक्शन ही हमारी यूटिलिटी है. जस्ट सपोज लाइक वी विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज मेरा आइसक्रीम में फेवरेट जो फ्लेवर है वो वनीला है, और मैंने खाया स्ट्रॉबेरी. तो स्ट्रॉबेरी से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे ये लगेगा कि मेरे सारे पैसे वेस्ट चले गए, मतलब मेरी जो मनी है वो यूटिलाइज नहीं हो पाई, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं हुई, क्योंकि मुझे उससे कुछ यूटिलिटी मिली नहीं. बट अगर वही जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है वनीला, उसी को अगर मैं कंज्यूम करूँगी तो मेरी यूटिलिटी हाई होगी. वनीला स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा वनीला में मेरी यूटिलिटी हाई होगी. तो उसमें मैं कहूँगी कि मेरा ये यूटिलाइज हो गई, मेरी मनी जो है वो यूटिलाइज हो गई, क्योंकि मैंने उसको एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा उसे, मेरी यूटिलिटी हायर थी. तो इसीलिए
जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस और अ सोर्स. नाउ समथिंग बिकेम अ रिसोर्स व्हेन इट हैज अ वैल्यू और वर्थ. कोई भी चीज रिसोर्स जब बनती है जब उसकी कुछ वैल्यू होती है और कुछ वर्थ होती है. लाइक विंड विथ विंड मिल, वाटर विथ हाइड्रो पावर. अब जब तक किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, कुछ वर्थ नहीं होगी, तब तक वो रिसोर्स नहीं होती है. कॉमनली अवेलेबल होती है, किसी को पता ही नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं होती है. तो कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है? जब उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है. लाइक आज से पहले हमें नहीं पता था कि हवा, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वो भी बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकती है. हवा तो बस हम ऑक्सीजन लेने के यूज में आती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हवा एसी वाली ठंडी हवा का एंजॉय करने में यूज आती थी. तो आज हवा में जो विंड है उसका यूज किस में हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस करने में हो रहा है. विंड मिल लगाकर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने उसको मॉडिफाई किया और हम उसका एनर्जी प्रोड्यूस करने में उसको यूज कर रहे हैं. तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वर्थ बढ़ गई, तो वो रिसोर्स बन गई. इसकी वैल्यू और वर्थ बढ़ी विंड की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज है, टेक्नोलॉजी में की वैल्यू होती है, वर्थ होती है, तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू हुई. तो उससे क्या हुआ? इसकी वर्थ बढ़ गई, तो ये रिसोर्स बन गई. लाइक वाटर, वाटर विद हाइड्रो पावर. वाटर पहले प्यास बुझाने का काम है और डेली नीड्स में जो भी यूज होते थे उसके काम में आता था. बट आज हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विथ वाटर. कैसे? टरबाइन लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो आज से पहले नहीं पता था किसी को, तो अभी कुछ समय से पहले, बहुत पहले किसी को नहीं पता था कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने ये भी पॉसिबल किया, कुछ इनोवेट किया, तो जिससे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. तो वाटर को भी उससे क्या हुआ? वाटर जो हाइड्रो पावर थी उसको वैल्यू और वर्थ मिली, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया तो इसको वैल्यू और वर्थ मिली. तो आज वाटर भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारा. सोलर सिस्टम का हम ले सकते हैं. सोलर सिस्टम तो बस सर्दियों में धूप खाने के सिवा और कपड़े सुखाने के सिवा इनका कोई यूज ही नहीं था सोलर एनर्जी का. बट अब हम सोलर पैनल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सोलर कुकर पड़ा होगा, सोलर कुकर से हम कुकिंग कर सकते हैं, खाना भी पक सकता है उससे. तो ये न्यू न्यू इनोवेशन करके हमने सोलर एनर्जी को भी एक वर्थ, सोलर एनर्जी को एक वर्थ मिली, एक वैल्यू मिली. अब आज वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. तो वही रिसोर्स बन गया, आज हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है सोलर एनर्जी. नाउ फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज. there are two factors there are two factors of resources which are very main factors. Time and technology. Time and technology are two factors of resources. According to the time and need, people modify the things with the help of technology and give any substance a economic value and market valuable resources, make valuable resources. तो कोई भी चीज होती है उससे पहले वो रिसोर्स नहीं होती है. जैसा कि अभी एग्जांपल दिया, विंड मिल एंड सोलर एनर्जी, वाटर हाइड्रो पावर, वाटर विद हाइड्रो पावर. तो आज से पहले ये कोई रिसोर्स नहीं थे. बट टाइम, नीड, हिंदी में सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है. तो जब तक हमें कोई नीड नहीं होती हम तब तक कोई इनोवेशन नहीं करते हैं. तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी और नीड, टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं. हमें ज़रूरत होती है तो हम उनको मॉडिफाई करके कुछ न्यू इनोवेट करने की कोशिश करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है कुछ इनोवेशन करने में. तो टाइम एंड नीड से, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड वी मॉडिफाई द थिंग्स. हम चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं उसमें कि हम कुछ न्यू इनोवेट करें. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी गिव एनी सब्सटेंस अ इकोनॉमिक वैल्यू. तो जो मॉडिफिकेशन होता है वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस को एक इकोनॉमिक वैल्यू देता है, जिससे वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है. लाइक हम एग्जांपल है बहुत बड़ा, मैं बार बार दे रही हूँ, सोलर एनर्जी, विंड मिल एंड वाटर हाइड्रो पावर प्लांट. तो आज से पहले ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं थे हमारे लिए. बट इन टुडेज टाइम these three are
द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक वैल्यू मिली है। सोलर पैनल बहुत कॉस्टली लगता है और वैल्यू भी बहुत है इसकी। तो टेक्नोलॉजी और टाइम के हिसाब से और नीड के हिसाब से हम चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं जिससे उन्हें कुछ इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है और वैल्यूएबल रिसोर्स बनते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज के भी फर्दर डिवाइडेशन है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट के भी फर्दर डिवाइडेशन है, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एंड द सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड द थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आर natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं। डायरेक्टली हम नेचर से, वैसे मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही रिसोर्सेज हमें नेचर से ही मिलते हैं। जितने भी हम मोस्टली रिसोर्सेज यूज़ करते हैं सारे हमें नेचर से ही मिलते हैं। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, मतलब जिन्हें हम नेचर से लेते हैं, नेचर से हमें जो मिलते हैं, और हम बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, विदाउट एनी मच मॉडिफिकेशन, विदाउट किसी भी बिना चेंज के, ज़्यादा किसी चेंज के हम उसको यूज़ करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक एग्जाम्पल है एयर वी ब्रीथ। अब जो एयर है हम उसको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, ब्रीथ करते हैं हम उसमें। हम ऐसे नहीं कहते कि इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम है, नाइट्रोजन की थोड़ी ज़्यादा है तो हम नाइट्रोजन कम कर दें, ऑक्सीजन बढ़ा दें। नहीं, हम ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। हम तो जैसा नेचर से आ रहा है हम उसको ऐसे ही इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल ऐसे ही हम करते हैं उसको। एंड वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, वाटर का भी हम कोई मोस्ट ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो वाटर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, तो हम उसको प्योरीफाई करने में थोड़ा सा उसको प्योरीफाई, उसके जो बैक्टीरिया हैं, उनके जो जर्म्स हैं, उसको किल करने के लिए हम उसको प्योर करते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया कि हम उसको प्योरीफाई करके कंज्यूम करते हैं वाटर को। कोयल जो होता है वो हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज इज द पार्ट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट था। नेचुरल रिसोर्सेज का जो फर्दर डिवाइडेशन था वो था लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट के भी आपने ऊपर पढ़ा था, दो डिवाइडेशन थे, actual resources and potential resources. So actual resources, what are actual resources? Resources whose quantity is known, and second point is being used in the present. Actual resources वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमको पता है कि ये अभी इतने अवेलेबल हैं, कितना टाइम लगेगा इनको फुली एग्जॉस्ट होने में, हमको पता है कि इनके ये इतनी क्वांटिटी में अभी हमारे पास अवेलेबल है। और एक्चुअल रिसोर्सेज में का सेकंड पॉइंट ये है कि हम उसको अभी प्रेजेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं। लाइक पेट्रोलियम रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोयल इन rural region of Germany and petroleum in West Asia etc. तो पेट्रोलियम, कोयल, इनकी वैल्यू हमको पता है, इनकी क्वांटिटी हमको पता है कि ये इतने क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है और इनको इतना टाइम लगेगा एग्जॉस्ट होने में। अगर हम इसी स्पीड से इसको कंज्यूम करते गए तो हमें इतना टाइम लगेगा इस एग्जॉस्ट होने में इन रिसोर्सेज को। तो हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में अभी अवेलेबल हैं और हम इनको अभी प्रेजेंट में यूज़ करते हुए, पेट्रोलियम, कोयल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? whose entire quantity may not be known. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, अभी हमारे क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और अभी हम इनको यूज़ कर भी नहीं रहे हैं विदाउट लैक ऑफ सफिशिएंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करने के लिए नहीं है। हमें इसको पता ही नहीं है किस वे में, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज़ करने की, और हमें प्रॉपर इसका यूज़ पता भी नहीं है कि इसका यूज़ हो कैसे सकता है। एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, और मे बी फ्यूचर में ये यूज़ हो सकते हैं रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या पता फ्यूचर में इसको कंज्यूम करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप
हो जाए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसकी होल क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि ये कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, और जिसका हम अभी यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। और सेकेंड इज ये कुड बी ये फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो ये फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। लाइक यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, अब यूरेनियम का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये सफिशियंट क्वांटिटी में है तो है, लेकिन इसका भी कोई यूज़ नहीं है। और मे भी हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक एंड अबायोटिक। अब हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक सेकंड पॉइंट था, सेकंड फर्दर डिवाइडेशन था। फर्स्ट था लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड था ओरिजिन। और ओरिजिन के भी फर्दर डिवाइडेशन है। ओरिजिन में दो टाइप के हो सकते हैं रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, एंड लाइक soil, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। लाइक सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आर अबायोटिक बिकॉज दीज ऑल आर, सॉइल और रॉक आर नॉन लिविंग थिंग्स, so these are abiotic resources। but plants and animals are biotic, these are biotics because these are living things, so these are biotic resources। now renewable resources, so what are renewable resources? get renewed or replenish quickly, ऐसे resources जिनको हम renew कर सकते हैं, जो दोबारा मतलब बन जाते हैं, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जो नेवर एग्जॉस्ट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, और कुछ रिसोर्सेज तो इसमें से ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं। एंड सम आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सोलर जो एनर्जी है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता। कभी भी सुना है कि सोलर एनर्जी पॉल्यूट हो गई या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट हो गए कुछ और उसमें चेंजेस आ गए? नहीं होता। विंड एनर्जी में भी ऐसा नहीं होता है। बट हम देखते हैं कि वाटर में चेंजेस आ रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हालांकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज से वो इतना अफेक्ट हो रहा है कि थोड़े टाइम बाद में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए। तो some resources are not affected by human activities। Now careless use of certain renewable resources can affect their stock like water, soil and forest। और किसी भी natural resource या renewable resource का अगर हम careless use करेंगे, अगर हम बिना किसी को कुछ सोचे समझे उसका यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो वो अफेक्ट ज़रूर होगा। उसका जो क्वांटिटी है वो ज़रूर अफेक्ट होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो ज़रूर अफेक्ट होगी। क्वालिटी भी उसकी बहुत डाउन हो जाएगी एंड क्वांटिटी भी उसकी बहुत कम रह जाएगी। लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। वाटर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी से कितना अफेक्ट होता ही है, कितना पॉल्यूशन होता है। सॉइल भी कितनी पॉल्यूट हो रही है। हम हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी कम होती जा रही है, क्वालिटी डाउन होती जा रही है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कितना सॉइल इरोजन हो रहा है। एंड फॉरेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण सारे जो फॉरेस्ट उनका डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये केयरलेस यूज़ है इन सारी चीज़ों का। तो इससे क्या होता है कि इनके जो फॉरेस्ट, आज हम देखते हैं कि बहुत कम फॉरेस्ट रह गए हैं। सॉइल इरोजन इतना हो रहा है कि सॉइल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत डाउन हो गई हैं। एंड वाटर की भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे केयरलेस यूज़ की वजह से क्योंकि हम किसी भी चीज़ को वी टेक एनीथिंग एज अ ग्रांटेड, कि हमें मिल गया है, कोई नहीं, यूज़ करो, एक्सप्लॉइट करो इसको। बट ऐसा नहीं है। हमें कोई भी चीज़ ऐसे ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, हमें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सो नाउ रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक। once the stock are exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनके जो स्टॉक्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए
तो फिर हमें ये नहीं मिलने वाले। और इनको जो बनने में, ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको रिन्यूड होने में, मतलब इनको दोबारा बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत सारे मतलब टाइम लग जाता है। आई थिंक इट टेक द ह्यूमन लाइफ, मतलब रिन्यूड होने में ये एक पूरी ह्यूमन लाइफ की स्पेन जो होती है, ह्यूमन लाइफ स्पेन कितनी होती है, 100 ईयर्स एवरेज, मतलब एक ह्यूमन लाइफ स्पेन साइंटिफिकली देखा जाए तो 80 to 100 ईयर्स, तो ये उससे भी ज़्यादा टाइम लेती है बनने में। आई थिंक इट टेक 2 or 3 ह्यूमन लाइफ स्पेन। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको रिन्यूड होने में, इनको दोबारा बनने में। तो ये और इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह नहीं है कि ये रिसाइकल, जैसे वाटर है रिसाइकल होता है और अनलिमिटेड और रिन्यूएबल है, रिन्यूड कर करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, ये तो अनलिमिटेड है, ये कभी एग्जॉस्ट होंगी ही नहीं। बट वेयर एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनके पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है, लाइक कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे और भी मिनरल्स हैं, वो सारे, ये सारे लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो इनको हजारों साल लग जाएंगे बनने में। Now, on the basis of distribution, resources can be ubiquitous or localized. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ubiquitous और localized. Resources that are found everywhere like air we breathe are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized. Resources, कोई कुछ resources ऐसे होते हैं जो हमें हर जगह, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह वो हमें अवेलेबल होंगे। दे आर अवेलेबल इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कहीं भी चले जाओ वो हर जगह हमको मिलेंगे। लाइक एयर, पूरी दुनिया में एयर हर जगह मिलेगी जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, तो वो जो हमें हर जगह मिलते हैं, दैट आर फाउंड एवरीवेयर, आर कॉल्ड ubiquitous, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ सर्टेन प्लेसेस पर ही मिलते हैं, सर्टेन प्लेसेस पर ही होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं। लाइक कॉपर, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड, डायमंड, कोल, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है इनका। कि पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम यहाँ नहीं होता है, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज़ में होता है, और कहीं इतना पेट्रोलियम नहीं होता, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं होता है, कहीं कहीं आयरन बहुत होता है, कहीं कहीं कॉपर बहुत होती है। तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हो गए। एरिया, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या होगी, लाइक जैसे इंडिया में अगर हम पेट्रोलियम की जो माइंस है, पेट्रोल की जो माइंस हैं उसको देखें, एंड अगर हम वेस्ट एशिया में देखें कि दोनों के पेट्रोल की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एरियाज के क्वालिटी में डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि दोनों के एरिया में, दोनों के क्लाइमेट में, दोनों की ऑल्टीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। तो जो क्वालिटी होती है रिसोर्स की वो डिपेंड करती है सारा फिजिकल फैक्टर्स पे, लाइक क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, एरिया। तो now human resources, what are human resources? People are human resources, can make the best use of nature or natural resources and with the help of knowledge, skills and technology. ह्यूमन रिसोर्सेज हम सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कितने भी अवेलेबल हों, बट जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? हम लोग ही ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम लोग हैं, हम लोग किसी भी चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का या नेचर का हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, लाइक विंड, सोलर एनर्जी। जब तक हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक इसका कोई यूज़ नहीं था, चाहे कितनी भी अवेलेबल हो, ये नेचर में कितनी भी अवेलेबल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी अवेलेबल हो। बट हमारे पास नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स डेवलप हो गई हैं। और अब ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज तो हम लोग ही हो गए विद स्किल्स
with knowledge, with technology, we are human resources. But now what are human made resources? So natural forms of natural resources has been changed. जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो नेचुरल फॉर्म होती है हम उसको चेंज कर देते हैं. लाइक एग्जाम्पल है एक, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब जब हम आयरन की माइनिंग करते हैं तो जब उसमें से आयरन निकलता है तो वो आयरन ओर निकलता है, ओर जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है उसमें. तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं एज आयरन, बट हम उसको यूज कब करते हैं, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं. उसमें से जितना भी आयरन होता है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. पेट्रोलियम होता है, रॉ पेट्रोलियम जैसा निकलता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. अब जो पेट्रोलियम हम यूज करते हैं वो पेट्रोलियम सेकंड स्टेज का होता है. जैसे फर्स्ट उसको रिफाइन किया जाता है, उस ऑयल को, वो ऑयल निकलता है, उस ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट किया और तब हमने उसको यूज किया. तो वो होते हैं हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स के नेचुरल फॉर्म में कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं तो वो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं. Now, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब human resources development क्या होता है कि हम अपने लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करें so that they are able to create more resources. अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो हम और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए एबल होंगे. अब जैसे मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया तो मैं जब छोटी थी तो मैं लिखती थी 1 घंटे में 1 पेज 2 पेज हार्डली. बट अब मैं लिखती गई, बड़ी होती गई, लिखती गई तो मेरी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आया. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं 1 घंटे में 5 पेज लिख लेती हूँ. सपोज ऐसा होता है. तो हमारी जो प्रैक्टिस है उससे हमारी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है. तो वही हमारी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, वही हमारी स्किल्स का इम्प्रूवमेंट होता है. तो इसलिए बोला गया इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल. हमें अपनी जो लोगों की स्किल्स हैं उनको हमें उसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है. क्यों? कि ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करने के एबल हो जाएं. तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम केयरलेस यूज करते हैं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. कुछ भी देखे बिना हम रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, केयरफुली यूज करते हैं. तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड रिन्यूएबल, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पढ़ा था. उससे वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, उससे वो रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड हो जाते हैं पूरी तरीके से और हमारे पास कुछ होता नहीं है यूज़ करने के लिए. तो इसीलिए कंजर्व करना चाहिए हमको रिसोर्सेज को, उसको सेफ्टी से, हमें उसको केयर से उसको यूज़ करना चाहिए. सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमें केयरफुली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए. उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमने हाँ ठीक है हमको फ्री में मिला है, नेचर ने दिया है, फ्री में मिला है, हमको क्या मेहनत करनी पड़े और लगो यूज़ करते करो उसको, एक्सप्लॉइट करो उसको. तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए और हमें उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनको रिन्यू होने के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए. मतलब अभी हमें पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज बचे हैं तो हम अभी से अलर्ट हो जाएं कि अब इसको बनने में, इतने रिसोर्सेज को बनने में इतना टाइम लगेगा, तो हम अपनी स्पीड को स्लो कर लें, उसको कंज्यूम करने की स्पीड को हम अपनी स्लो कर लें ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए उसको प्रॉपर बनने के लिए. जैसे कोई पेड़ पैसे कोई भी फ्रूट है, हमने उसको बिना पके तोड़ लिया तो क्या होगा, उसको कोई यूज होगा नहीं. तो इसीलिए हमें उसको प्रॉपर टाइम देना है कि ये पक जाए, फिर हम इसको यूज करेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा और साइज भी बड़ा होगा, टेस्ट अलग होगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छा होगा. तो उससे हमारे रिजल्ट्स बेटर बहुत अच्छे होंगे. तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, केयरफुली उनको यूज करना चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो रिन्यू दोबारा से वो बन जाएं. तो वही होता है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन. तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम किसी भी रिसोर्स को ऐसे यूज करें, उसको बैलेंस, मतलब अपनी नीड को और उसको यूज करने में उसको बैलेंस करें हम.
कि हमारी उससे नीड भी फुलफिल हो जाए और वो रिसोर्स जो वो भी एक्सप्लॉइट ना हो, वेस्ट ना हो, हम उसको कंजर्व करें, हम उसको ऐसे यूज़ करें कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और वो कंजर्व भी हो जाए फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे लिए फ्यूचर में वो सेफ हो जाए। तो हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब बचा कर यूज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ को बचा भी रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे सैलरी मिलती है हमको, या पूरा जो मंथ के लास्ट में सैलरी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि पूरी तो हम उसको स्पेंड नहीं करते हैं, हमारी जो नीड होती है हम उसको भी फुलफिल करते हैं, और हम कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स भी करते हैं कि हमें फ्यूचर में अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ गई तो हम कहाँ से लाएंगे। तो वही होता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम रिसोर्सेज का भी हम ऐसे ही यूज़ करें। कैसे कि हम हमारी नीड भी हम अपनी नीड्स को भी पूरा करें, हम अपनी नीड्स को भी फुलफिल करें, और उनको बचाएं भी, उनको सेव भी करें, उनको कंजर्व भी करें फॉर द फ्यूचर। तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट शुड वी डू टू कंजर्व द रिसोर्सेज, हमें क्या करना चाहिए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। हमें 4 चीजें करनी चाहिए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला तो रिड्यूस, अपने यूजेज में रिडक्शन लेकर आना है, हमें रिड्यूस करना है। एंड द सेकेंड इज रीयूज, हमें अपने रिसोर्सेज को रीयूज करना है। जैसे कि हम प्लास्टिक पॉलिथीन्स होती हैं हम इसको रीयूज करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं हम इनको रीयूज करते हैं, पेपर्स होते हैं हम इनको रीयूज करते हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज को वैसे रीयूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें वाटर को हमें रीयूज करना चाहिए, तो ऐसे हम रीयूज कर सकते हैं ना। रिसाइकल, वाटर को हम रीयूज भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं ना। रिसाइकल, रिसाइकल हमें किसी भी चीज को आपने अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल करना चाहिए, मतलब उससे कुछ और बनाना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि लोग जो गार्डनिंग करते हैं वो प्लास्टिक बॉटल लेकर उसके पॉट्स बनाकर इतना अच्छा डेकोरेट कर कर उसको रीयूज करते हैं। और अगर उसको, वो तो हो गया रीयूज कि हम उसको डेकोरेट कर कर और हम उसको अच्छा सा पॉट बनाकर और बहुत अच्छा शो पीस बना रहे हैं, तो वो तो हो गया हमारा रीयूज। बट रिसाइकल क्या होता है कि हमने उसको दोबारा से मेल्ट करके हमने उसको सेल आउट कर दिया, जो भी है वेस्टेज में उसको सेल आउट कर दिया, और हम जब उसको रिसाइकल करते हैं, प्लास्टिक को, पेपर को, उससे और नई नई चीज़ें बनाते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। तो हमें ऐसे रिसाइकल करना चाहिए। एंड द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और हमको जो हम नेचुरल एनवायरमेंट को हम जितना डैमेज कर रहे हैं, आज हम देखो हमने एयर तो पॉल्यूट कर रखी है, हमने सॉइल तो पॉल्यूट कर रखी है, हमने पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट करके रखा हुआ है, हमने वाटर तो पॉल्यूट करके रखा हुआ है, हम खुद भी पॉल्यूट हो रहे हैं। इतनी हमारे अंदर इतनी सेल्फिशनेस आ रही है, ये तो एक बियॉन्ड द मैटर हो गया, बियॉन्ड द चैप्टर हो गया। बट हम ह्यूमन बींग्स ने हर चीज, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी जो हमने पॉल्यूट नहीं की हो। हमने हर एक चीज हमने पॉल्यूट कर रखी है, हर चीज को हम डैमेज करने में लगे हुए हैं। चीजों को सेव कम करते हैं हम, डैमेज ज्यादा करते हैं। अगर हम इतना सा सेव करते हैं तो हम इतना डैमेज कर देते हैं उसको। 1 सेंटीमीटर सेव करते हैं तो उसको 10 सेंटीमीटर डैमेज कर देते हैं। तो हमें जो हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, इतना पॉल्यूट कर रहे हैं, तो हमें उसको मिनिमाइज करना होगा। हमें अंडरस्टैंड करना होगा अपने नेचर को कि किस तरीके से इसको हार्म पहुंच रहा है, हम किस तरीके से इसको इतना हार्म पहुंचा रहे हैं। साथ साथ अगर नेचर को हार्म पहुंच रहा है तो उसके रिवर्स में हमें भी उससे डबल ट्रिपल आई थिंक हमें भी हार्म पहुंच रहा है। तो इसीलिए हमें डैमेज, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का डैमेज है, हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई